जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1। समय 3:15 और पूर्णांक हो जाएगा 70। तो हम इस जो हमारी विषय है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसके हम जो पेपर है उसको हल करेंगे और यही आपको कल यानी कि 24 तारीख को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बढ़ते हैं हम आगे और क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहले आपके आएंगे बहुविकलात्मक प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर स। आगे हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। आगे पांचवा क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो लाहौर अधिवेशन। आगे हम बात करें तो मिलान करें, तो मिलान करना है तो इसमें भी आपको पांच जो कि प्रश्न है, 5 एक एक नंबर के होंगे और पांचों को मिलान करना है। तो करते हैं हम। तो बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता तो 1916 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो यह आपके मिलान करने वाले प्रश्न हो गए 5। अब रिक्त स्थानों की बात करें, असहयोग आंदोलन खालिस्तान शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। दूसरा हमारा, खालिस्तान अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम उसको 1909 का है, उसे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। आगे हम बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन हुए? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस खालिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा खालिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? तो वह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान निर्माण में कुल समय खालिस्तान लगा, तो भारत के संविधान में निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान निर्वाचित हुए, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वह हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात कर लेते हैं अब बड़े क्वेश्चन, जो कि 1.5 या 2 नंबर के होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई? तो सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। तो सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और कब आई थी? तो 1600 ईस्वी में आई थी। आगे हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के राष्ट्रपति व फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 10 वर्षों के विकास का एक प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो सन 1634 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया सन 1634 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों के विकास का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू किसको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने किसको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया? तो उन्होंने बताया आर्थिक नियोजन को राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है। आर्थिक नियोजन को राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है। जनतांत्रिक नियोजन किसे कहते हैं? तो नेहरू ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की, अतः नेहरू द्वारा पल्लवित यह आर्थिक नियोजन जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग का गठन संविधान के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। तो योजना आयोग का गठन कौन से 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया? तो भारत के सभी नागरिकों को स्त्री और पुरुषों का समान निर्वाह के समस्त साधनों पर समान अधिकार है, पहला हो गया। दूसरा, सभी भौतिक साधनों का उपयोग व वितरण इस प्रकार हो कि वह आम लोगों की प्रगति का माध्यम बने, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आर्थिक विकास कैसे भी पूंजी के विकेंद्रीकरण का कारण न बनाकर आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम बने। आगे हम बात कर रहे हैं, 7वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। तो प्रथम योजना में स्थापित संस्थाओं का विकास करना तथा इन संस्थाओं में होने वाले शोध को भारत के विकास के उपयोग में लिया जाना। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को प्राथमिक देना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिससे जीवन स्तर को सुधारा जा सके। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिससे जीवन स्तर को सुधारा जा सके। और चौथा है आय एवं संपदा के वितरण में असमानता को अंतर को कम करना। आय एवं संपदा के वितरण में जो असमानता है उसके अंतर को कम करना, ये चौथा उद्देश्य हो गया। 8वां प्रश्न है हमारा योजना आयोग को मुख्य कार्य सौंपे गए। तो योजना आयोग को मुख्य कार्य कौन कौन से सौंपे गए, तो देख लेते हैं हम। तो पहला है देश को भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना। देश को भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना, तो यह तो गया पहला। दूसरा, देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना। तो देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना, यह हो गया दूसरा। तीसरा, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना, ये तीसरा हो गया। चौथा है हमारा आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना। आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। तो छठा है आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। आगे हम बात करें 9वां क्वेश्चन, पंचशील के 5 सिद्धांत। पंचशील के 5 सिद्धांत जान लेते हैं। तो सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। तो सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कोई भी इंटरफेयर न करना दूसरे कंट्रीज के
आंतरिक मामलों में। और थर्ड है हमारा दूसरे देशों पर आक्रमण करना, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना है। परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। तो ये हमारी पंचशील के 5 सिद्धांत हो गए। आगे हम बात करें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या कहा। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा 47वें अधिवेशन, कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या कहा। तो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। एक विकासशील देश के रूप में हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास यात्रा में जितना विज्ञान ने मानव जीवन को प्रभावित किया है, उतना किसी और चीज ने नहीं किया, तथा विज्ञान को किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान को किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। विश्व किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप मानो तो। 11वां क्वेश्चन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कार्यों का मुख्य परिवर्तन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कंपनी के मुख्य परिवर्तन हुए उनको जान लेते हैं। तो इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो इस एक्ट के तहत बंगाल का जो पहले गवर्नर हुआ करता था, अब गवर्नर जनरल बन गया। और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। अब वह जो वारेन हेस्टिंग्स थे वह गवर्नर थे पहले। अब गवर्नर में वह निचले नंबर पे आते थे, लेकिन जब वह गवर्नर जनरल बनाए गए तो वह प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। इस तीसरा देख लेते हैं अब। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी। कोलकाता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। अब चौथा देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यह हो गए हमारे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, 1786 का संशोधन अधिनियम। तो 1786 का संशोधन अधिनियम क्या था। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर को मुख्य सेनापति शक्तियां भी मिल गई। तो इसमें था कि जो गवर्नर जनरल है वह अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। 13वां है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या है। तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का जो आयोग का गठन किया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसकी आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमेनियन दर्ज की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो भी इसके वो थे, तो पहला तो है इसका भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। दूसरा है इसमें भारत के क्षेत्रीय विभाजन। इसमें भारत के क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए हैं। तीसरा है पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। यह तीसरा है। भारत में महामहिम की सरकार। भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज्यत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज्यत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। और पांचवा है भारतीय रियासत इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है कि भारतीय रियासत है वह इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती थी। तो कई रियासत थी उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दूसरे देशों व पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गई। और जैसे कि हैदराबाद हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, जूनागढ़ हो गई, तो इन्होंने बहुत नाटक किए थे मिलने के लिए, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के साथ और इनको समझाया और भारत में अधिकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको कल देखने को मिलेंगे। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और आपको एक और बात, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो यह लाहौर अधिवेशन था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर 1929 लाहौर है, 1929, 1925 की जगह 1929 है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर सुधार लेना आप। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।